हेलो फ्रेंड्स, ISPCS स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। कल रात में मैंने सोशल इश्यूज़ के न्यूज़ इन शॉर्ट्स को ख़त्म कर दिया था। आज मैं आपको 3 आर्टिकल पढ़ा दे रहा हूँ। 3 आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है और सवाल बनने होंगे तो यहीं से आएंगे, बाकी चीज़ें छोड़ देना है आपको, ठीक है। तो जनजातीय कल्याण ट्राइबल वेलफेयर पहला आर्टिकल है। इसमें न्यूज़ में इसलिए रहा है चूँकि केंद्र सरकार ने जो जनजातीय गौरव दिवस है उसी के अवसर पे PM जनमन योजना को शुरू किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल बनने की पूरी संभावना है चूँकि ये बहुत जो है हाईलाइटेड योजना है PM जनमन योजना। तो इसमें जो है केंद्र सरकार ने जनजातीय गौरव दिवस पे इसको शुरू किया है, तो याद रखना है आपको। तो जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? 15 नवंबर को मनाया जाता है 2021 से। किस लिए? क्योंकि जो जनजातीय जो लोग थे, उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों ने जो भी अपने प्रयासों का अपने प्रयासों से उन्होंने जिस तरह से उन्होंने स्वतंत्रता दिलाई, ठीक, उनका स्वतंत्रता में जिस तरह से योगदान है, उसी चीज़ों को उल्लेख करने के लिए हम लोग जनजातीय गौरव दिवस मनाते हैं। यह तिथि क्या है? बिरसा मुंडा की जयंती भी है 15 नवंबर, ठीक है। तो ये क्या है? बिरसा मुंडा को जनजातीय समुदायों द्वारा भगवान के रूप में पूजा जाता है पूरे देश में, ठीक है। तो इसी पर जो है केंद्र सरकार ने इस बार PM जनमन योजना को शुरू किया है, जिसका पूरा नाम है PM जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, ठीक है। तो यहाँ पे इसी दिन जो है एक राष्ट्रव्यापी विकसित भारत संकल्प यात्रा का भी शुभारंभ हुआ। विकसित भारत यात्रा हर देश में हर जगह पे चल रही होगी, आपको पता है। इसका उद्देश्य यही है कि जो लोगों तक पहुँच बढ़ाना है, लोगों में जागरूकता पैदा करना है और जो भी कल्याणकारी योजना है उनको लाभ पहुँचाना है, ठीक है। तो यात्रा की शुरुआत कहाँ से हुई है? देश के जो सर्वाधिक जनजातीय आबादी वाले जिले होते हैं वहीं से शुरू होगी और 25 जनवरी 2024 तक जो है देश भर के सभी जिलों को कवर करेगी। यानी 25 जनवरी तक इसको सभी जिलों को कवर कर लेना है देश के, ठीक है। तो हर राज्य में हर जगह जो है जनजाति विकसित भारत संकल्प यात्रा जो है ये निकाली जा रही है। और जानते हो कि जो भी सरकार के प्रतिनिधि हैं और जो लोग जनप्रतिनिधि हैं वो लोग जो है इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं, इस महाअभियान में, ठीक है। तो इनके लिए जो PM जनमन योजना शुरू की गई है, इसके थोड़े बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। इसकी जो है प्रधानमंत्री PBTG जो विकास मिशन है, इसकी घोषणा जो है बजट में की गई थी 2023-24 में। इसका उद्देश्य यही था कि जो PBTGs हैं, यानी कि जो उसके सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है। PBTGs क्या है उसके बारे में पहले हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। तो इसको पहले आप जान लीजिए, पार्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, ठीक है। ये होता है पार्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल्स ग्रुप, PBTGs, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रीलिम्स में सवाल बनने की पूरी संभावना। इस बार एक बार इस पर सवाल बन चुका है, ठीक है। तो ST जो होता है, ST जो होता है अनुसूचित जनजाति की जो श्रेणी होती है, उसी में केंद्र सरकार द्वारा एक विशेष श्रेणी बनाया गया है, मान्यता प्राप्त की गई केंद्र सरकार द्वारा एक विशेष श्रेणी की, ठीक है, ST में ही। तो ST में ही इसको विशेष श्रेणी में किसको रखा गया है? PBTGs को, ठीक है, पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स को। किसकी सिफारिश पे? UN ढेबर आयोग की सिफारिश पे। UN ढेबर आयोग की सिफारिश पे 1961 में ये आयोग था। इसकी सिफारिशों पे जो है पहली बार जो है 1973 में आदिम जनजाति समूहों यानी PTG को मान्यता दी गई थी। फिर इसका नाम बदल के पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप यानी कि PBTGs कर दिया गया, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे PBTGs को किसके अनुशंसा पे? तो UN ढेबर आयोग के अनुशंसा पे 1961 में इसको बनाया गया। 2006 में इसका नाम PBTGs कर दिया गया। तो मानदंड क्या है? मान लीजिए कि ST में से एक विशेष श्रेणी है, तो पर ST में तो बहुत सारे लोग आएंगे, तो उसमें से PBTGs कैसे आएगी? तो उसके लिए मानदंड बनाया गया कि किस प्रकार कौन सा जो ग्रुप होगा वो PBTGs में आएगा। तो उसमें क्या है कि जो प्री एग्रीकल्चर प्रणाली का प्रचलन हो, अगर जिस समाज में जिस समुदायों में आदिम कृषि प्रणाली का प्रचलन हो, ठीक है, आदिम कृषि का एकदम प्री एग्रीकल्चर प्रणाली का प्रचलन हो, अन्य जनजातियों की तुलना में उसमें साक्षरता का स्तर निम्न हो, आर्थिक पिछड़ापन हो, स्थिर और घटती जनसंख्या, मतलब अगर जनसंख्या स्थिर हो या घट रही हो तो भी वो आएंगे, ठीक। आर्थिक पिछड़ापन हो उनमें, साक्षरता का निम्न स्तर हो और उसमें क्या हो कि जो है आदिम जो है एग्रीकल्चर आदिम कृषि यानी जो है कि प्री एग्रीकल्चर प्रणाली का प्रचलन हो, तो वो क्या होंगे? PBTGs ग्रुप में आएंगे। तो अभी क्या है, वर्तमान में 18 राज्य में और UT में क्या है, अंडमान निकोबार में कुल 75 PBTGs हैं, 75 प्रकार के। और सबसे सर्वाधिक जो PBTGs है वो कहाँ पे है? उड़ीसा राज्य में है, ठीक है, उड़ीसा राज्य में है। और ये विकसित भारत संकल्प यात्रा की जो शुरुआत हुई है वो भी उड़ीसा से ही हुई है, ठीक है। तो PBTGs की सर्वाधिक संख्या कहाँ पे है? 13 यहाँ पे जो है उड़ीसा में। तो ये सारे फैक्ट्स को यहाँ पे ध्यान देना है आपको, ठीक। तो इसी क्या है PBTGs के विकास मिशन के लिए जो है घोषणा 2023-24 के बजट में की गई थी, जो पिछले वाला बजट था। अभी बजट आने वाला है 5-6 दिन में, तो उस पर हम लोग देखेंगे अब क्या क्या घोषणाएं होती हैं। इसका उद्देश्य यही था कि जो भी PBTGs है उसकी सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है। इसमें 3 वर्षों के लिए जो कुल व्यय है 24,104 करोड़ है। 9 मंत्रालयों से समन्वय करके 11 महत्वपूर्ण हस्तक्षेपों पर ध्यान दिया जाएगा यहाँ पे। लक्ष्य इसका यही है कि जो भी PBTGs है PM
पीएम जनमन का लक्ष्य यही है कि जो भी पीवीटीजीज हैं यानी कि पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनके परिवारों को, बस्तियों को सुरक्षित आवास देना है, स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था करना है, स्वच्छता जैसी जो बुनियादी सुविधाएं उनको परिपूर्ण करना है, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण तक बेहतर सुनिश्चित जो है वहाँ पे उनको जो है बेहतर पहुँच को सुनिश्चित की जाए। ठीक है, इसके अलावा वहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सिकल सेल रोग उन्मूलन और टीबी उन्मूलन, 100% वैक्सीनेशन, पीएम सुरक्षित मातृत्व योजना, पीएम मातृ वंदना योजना, पीएम पोषण की यहाँ पे पूर्ण कवरेज यहाँ पे सुनिश्चित की जाएगी इन सारे जो अभियान के माध्यम से पीएम जनमन में। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना कौन कौन से, सिकल सेल उन्मूलन, टीबी उन्मूलन, 100% वैक्सीनेशन, पीएम सुरक्षित मातृत्व योजना, पीएम मातृ वंदना योजना, पीएम पोषण की पूर्ण कवरेज यहाँ पे की जाएगी। ठीक है, तो जनजातीय लोगों द्वारा मतलब जो कौन कौन सी जो चुनौतियाँ होती हैं, हालांकि जनजातीय विकास के लिए क्या दृष्टिकोण है, हमारे यहाँ 3 दृष्टिकोण हैं। ठीक है, एक है अहस्तक्षेप का दृष्टिकोण यानी कि जो उनके दूसरा है समावेशी और तीसरा है समयकन। तो 3 दृष्टिकोण से हम जो है जनजातीय विकास कर सकते हैं। तो मेंस में ये इंपॉर्टेंट होगा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिखने के लिए बहुत अच्छा आपका कंटेंट मिल रहा है कि दृष्टिकोण क्या है जनजातीय विकास के लिए। 3 हमारा, एक है हस्तक्षेप का दृष्टिकोण, दूसरा समावेशी दृष्टिकोण, तीसरा समयकन दृष्टिकोण। और हस्तक्षेप में क्या होगा, जो जनजाति हैं उनके अधिकारों जीवन जीने के लिए जो भी उनके तरीके उसमें हस्तक्षेप ना करें। ठीक, दूसरा हो गया समावेशी, मतलब कि जिसमें जो भी जनजाति समुदाय उसको मुख्य धारा में शामिल किया जाए, उनकी जो रीति रिवाज और जीवन शैली को प्रोत्साहित किया जाए और उन्हें मुख्य धारा में शामिल किया जाए। समयकन का दृष्टिकोण यह है कि जो भी जिम्मेदारी पूर्ण साझेदारी के लिए क्या करना चाहिए, जनजाति और गैर जनजाति के बीच में एक रचनात्मक समायोजन हो। ठीक, और यह दृष्टिकोण क्या है, पंचशील सिद्धांतों में प्रदर्शित होता है यह दृष्टिकोण, यानी समेकन वाला। किस तरह से समेकन करेंगे, तो समेकन के लिए पंचशील सिद्धांत यह है कि जो लोगों का विकास है उनका प्रतिभा के अनुरूप उनका विकास हो, अपने मूल्य ना उन पर थोपा जाए। ठीक, भूमि जंगल पर जो जनजातीय अधिकार है उसका सम्मान किया जाए, उसको दिया जाए। जनजातीय समूह को प्रशासन और विकास कार्यों में प्रशिक्षित किया जाए। जो गवर्नेंस संबंधित गतिविधियां वह सावधानीपूर्वक वहाँ की जाए, क्योंकि मैंने अनेक योजनाओं का बोझ ना हो। ठीक है, और क्या हो, जो परिणाम का मूल्यांकन हो आंकड़ा पर ना होकर के, बल्कि जो गुणात्मक बदलाव आ रहा है, जैसे मानवीय मूल्य और जो मानवीय गुणों और अनेक प्रकार के जो मूल्यात्मक बदलाव आएंगे उस पर भी हमें होना चाहिए। ठीक है, तो ये पंचशील सिद्धांत है जनजातीय विकास के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए, इसको लिख लीजिए, जनजातीय विकास के लिए पंचशील सिद्धांत और इसका दृष्टिकोण तीनों का। ठीक है, बेहद बेहतरीन कंटेंट है, इसको लिखेंगे नंबर खूब मिलेगा। ठीक है, तो जनजातीय लोगों द्वारा कौन कौन सी सामना करने वाली चुनौतियां हैं वो देखते हैं। तो जनजातीय लोगों द्वारा पहचान का संकट है, यानी जो पारंपरिक संस्थाएं हैं, नियम कानून है, अब क्या हो रही है कि जो वर्तमान की जो आधुनिक स्टेट के मॉडर्न स्टेट की जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं उससे वहाँ पे टकराव की स्थिति पैदा हो रही है। ठीक है, अभी क्या है कि आप जानते हैं जनजातीय बोली भाषाओं का विलुप्त होना, उदाहरण के लिए विस्थापन और पुनर्वास की समस्या हो रही है। जो विकास कार्यों, आपदाओं, संघर्ष के कारण क्या है कि मूल भूमि से स्थान से उन्हें विस्थापित होना पड़ रहा है। शिक्षा में बहुत कम स्थिति, वहाँ पर साक्षरता दर बहुत कम है। जो जनजातीय जो समुदाय उसमें साक्षरता का अन्य समूहों के अलावा जो है बहुत कम अंतर है, बहुत कम परसेंटेज है। जैसे कि एसटी की साक्षरता दर क्या केवल 59% है, और जो हमारा एवरेज है, एवरेज जो हमारा लिटरेसी रेट है वो 73% है। किसके अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार जो एसटीज़ हैं उनकी जो साक्षरता दर केवल कितनी है, 59% है। ठीक, और जो देश की औसत साक्षरता दर है कितनी है, 73%। ठीक, तो जनजातियों में साक्षरता के निम्न स्तर के कारण में क्या है, गरीबी है, अपर्याप्त अवसंरचना विकास से शिक्षा का माध्यम उनकी मातृभाषा में अलग होना ही शामिल होता है। ठीक है, तो जो स्वास्थ्य भी बहुत समस्या है, क्योंकि कई सारी बीमारियों के बोझ से पीड़ित है, कुपोषण है, संचारी रोग की हाई रेट है, वहाँ पे गैर संचारी रोग भी काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हुआ है, मानसिक विकार और नशे की लत भी है। ठीक है, जो ऋण के बदले श्रम वाली समस्या वहाँ पे हो रही है, क्योंकि जो एक जनजातियों के बीच में ऋण के बदले श्रम एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि बंधुआ मजदूरी का रूप ले रही है। ठीक, अत्यधिक गरीबी और ऋण देने संबंधी कानूनों में खामियां, जनजातियों के लिए रोजगार के अवसरों की कमियां, ठीक है, बहुत सारी समस्याएं हैं। जलवायु परिवर्तन का यहाँ पे प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, उपेक्षा और भेदभाव यहाँ से सामना करना पड़ रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, देखभाल और रोजगार के अवसरों में इसकी पहुँच सीमित हो जा रही है। ठीक, तो ये सारी समस्याएँ जो हैं हो रही हैं। तो हमें करना क्या चाहिए, हमें करना चाहिए कि जो है कि पीवीटीजीज के पहचान और उसकी कमजोरियों का आकलन करना है, स्वास्थ्य और शिक्षा पोषण के बारे में एक जानकारी एकत्रित करके उस पर जो है समेकित रूप से कार्य किया जाए, जो पंचशील सिद्धांत है उसके अनुरूप जो है। ठीक, अधिकारों को मान्यता दी जाए, विकास के दृष्टिकोण को जो है उनको जो है उनके अनुसार अधिकार आधारित दृष्टिकोण, न कि जो है आप देख लीजिए यहाँ दृष्टिकोण की बात है, अधिकारों को उनकी मान्यता दी जाए और विकास का दृष्टिकोण क्या हो, अधिकार आधारित दृष्टिकोण हो। ठीक है, जो यह बात होनी चाहिए कि जो भी जनजातीय भूमि है, आवास है, उस पर विकास करने से पहले उनकी सहमति ली जाए। सहमति क्या हो, स्वतंत्र विकास करने से पूरे तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए। ठीक है, शासन और सेवा वितरण संस्थान जो है कि
सभी व्यवस्थाओं में जो है, सरकारों में, सेवाओं में, विभागों में ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए जहाँ क्या हो, पीवीटीजीज की भागीदारी प्राथमिकता दी जाए, उनकी जो है ज़रूरतों का ख्याल रखा जाए। वन साइज फिट फॉर ऑल जैसी अप्रोच के बजाय करना क्या चाहिए कि हमें जो भी पारंपरिक संस्थाएं हैं और शासन प्रणालियाँ उसको मजबूत और पुनर्जीवित करना चाहिए। पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य की बात में जो है उन्हें हमें क्या करना चाहिए, प्रभावी निवारक और उपचारात्मक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली यहाँ पर विकसित करना चाहिए। शिक्षा का जो पाठ्यक्रम ऐसा विकसित हो जो स्थानीय रूप से प्रासंगिक हो, सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील हो, स्थानीय भाषाओं में हो, ये बात हमें वहाँ पे करने की जरूरत है। हालांकि क्या है कि जनजाति कल्याण के लिए ये उपाय किए गए और ये उपाय इतने इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ से प्रीलिम्स में सवाल बनने की संभावना है और मेंस में तो आपको लिखना ही पड़ेगा कौन कौन से उपाय किए गए हैं सरकार के प्रयास में। तो हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, देख लिया प्रीलिम्स में कहाँ सवाल बनेगा। जनजाति कल्याण के लिए ये उपाय कौन कौन से हैं? एक संवैधानिक उपाय, दूसरा कानूनी उपाय, तीसरा सरकारी योजनाएं। तो संवैधानिक उपाय में क्या है, आर्टिकल 342, इसमें क्या है 342, इसमें 42 में यह कि जो अनुसूचित जनजाति से संबंधित अधिसूचना जारी की जाती है 342 में, ठीक। 244 में क्या है, जो राज्य के अनुसूचित क्षेत्र हैं और अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति हैं उसका प्रशासन किया जाता है 244 के अंतर्गत। 275 के अंतर्गत क्या है कि जो अनुसूचित जनजाति उसके कल्याण को बढ़ावा देने के लिए स्पेशल जो है ग्रांट दी जाती है, विशेष अनुदान दिया जाता है, ठीक है, 275 में। और आर्टिकल 338A राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, इसमें लक्ष्मीकांत में आपने पढ़ा होगा, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की गठन की गई है 338A में, ठीक है। तो यहाँ पे 4 आर्टिकल हैं, कौन कौन से, 342 है, 244 है, 275 है ग्रांट के लिए, 338A है जनजाति आयोग के लिए, 275 ग्रांट स्पेशल ग्रांट के लिए, 244 क्या है कि प्रशासन के लिए जो भी अनुसूचित जनजाति की अनुसूची है, 5वीं अनुसूची, और 342 क्या है उससे संबंधित अनुसूचित जनजाति से संबंधित जो अधिसूचना जारी की जाती है उसके लिए। तो ये हमारे संविधान में उल्लिखित प्रावधान है। कुछ कानूनी उपाय किए गए हैं, कौन सा है, पेशा एक्ट। पेशा एक्ट क्या है, जो है पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम 1996 किसकी समिति, किसकी सिफारिश पे लाया गया था, यहाँ लिख लीजिए, भूरिया समिति की सिफारिश पे लाया गया था, इसको नोट कर लीजिएगा। भूरिया समिति के सिफारिश पे जो है पेशा एक्ट लाया गया था। ये समिति 1995 में बनी थी और उसी पे जो है ये क्या हुआ, जो है लक्ष्मीकांत में नहीं दिया है भूरिया समिति, ठीक है। तो इसको ये और इस लक्ष्मीकांत में दिया भी नहीं है और ये यूपीपीसीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो पंचायत पेशा एक्ट जो है ये कहाँ पे आया था, भूरिया समिति के सिफारिश पे आया था, इसको ध्यान देना है। अनुसूचित जनजाति और अन्य जो पारंपरिक वन निवासी है यानी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 है, ये भी यूपीपीसीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पीवाईक्यू है, ठीक है। अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1979 है, ये भी पीवाईक्यू है। तो तीनों को आपको ध्यान देना है, तीनों कानूनी उपाय। सरकारी योजनाएं कौन कौन सी हैं, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, अभी इसका फॉर्म आया था, बहुत सारे लोगों ने सिलेक्शन पाया इसमें, ठीक है, EMRS में। एकलव्य महाविद्यालय है, एकलव्य विद्यालय, प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना, प्रधानमंत्री जनजाति विकास मिशन और प्रधानमंत्री खनिज कल्याण योजना, ये 4 योजनाएं जो हैं ये सरकारी योजनाएं जनजाति कल्याण के लिए चलाई जा रही हैं। अभी PM जनमन भी जुड़ गया है, PM जनमन भी जुड़ गया है, आपको ध्यान देना है। ये जनजाति गौरव दिवस पे सरकार ने इसको शुरू किया। तो ये आर्टिकल आपका पूरा कंप्लीट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल बनने की पूरी संभावनाएं हैं, ठीक। दूसरा आर्टिकल आता है सामाजिक अलगाव और अकेलापन। ये जो है यहाँ पे अभी आप अगर कोई मतलब जो भी यूपीपीसीएस की पेपर दे रहे होंगे या फिर जो है 1 डे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे, उसमें क्या लिखा था, उसमें कई सारे मैगजीन्स में लिखा है कि WHO ने किसको जो है गंभीर खतरा, स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा घोषित किया है, तो उसके लिए दिया था अकेलेपन को, ठीक है। ये ऐसे ही जो है बहुत सारे मैगजीन्स में कवर हुआ है ये वाला न्यूज, और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए जो है ये विजन में भी कवर हुआ है, लेकिन यहाँ डिटेल में कवर हुआ है, इसलिए जो विजन को पढ़ना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत से सारी चीज़ें जो है देखने को मिलती हैं। तो WHO ने अकेलेपन को, ठीक है, लोनलेस को क्या है कि वैश्विक स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा घोषित किया है, और WHO ने एक अंतर्राष्ट्रीय आयोग भी गठन किया है जो क्या है अकेलेपन की समस्या से निपटने के लिए कार्य करेगा। तो इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे कि WHO यहाँ पे कार्य कर रहा है, अकेलेपन को गंभीर स्वास्थ्य के लिए खतरा घोषित करके और इससे निपटने के लिए जो है कार्य करने के लिए जो है एक अंतर्राष्ट्रीय आयोग का भी गठन किया है। अन्य तथ्य क्या है कि WHO कमीशन ऑन सोशल कन्वेंशन, इसका उद्देश्य यह है कि जो है यह है कि इस समस्या को वैश्विक स्वास्थ्य प्राथमिकता के रूप में मान्यता देना है, अकेलेपन को, और इससे क्या निपटने के लिए संसाधन उपलब्ध कराने हेतु देशों को जो है प्रेरित करना है, ठीक है।
जो WHO कमीशन ऑन सोशल करेक्शन है, ये 2024 से 26 तक का इसका जो है टाइम पीरियड है। करेगा कार्य ये क्या, सामाजिक संबंध पे एक वैश्विक एजेंडे को परिभाषित करेगा, जागरूकता को बढ़ावा देगा, सहयोग स्थापित करेगा, जो देशों, समुदायों और व्यक्तियों के लिए क्या करें, साक्ष्य आधारित हमें समाधान करें। ठीक, तो ये असामाजिक अलगाव और अकेलेपन के लिए कौन कौन से जो है ये कारक है, ये जिम्मेदार होते हैं, और बहुत सारी चीज़ें इसमें समझना है हमको। तो इसके आगे की राह भी देखेंगे। तो कारक कौन कौन से हैं, तो प्रवासन से जुड़े मुद्दे हुए हैं, जैसे अलग अलग स्थानों पर लोग ट्रांसफर होते रहते हैं, तो इसमें क्या है कि जो भाषाई विविधताएं हैं, वित्तीय संघर्ष है, नई संस्कृति को अपनाने में कठिनाई होती है, तो इससे अलग थलग महसूस करते हैं। व्यक्तित्व के प्रकार होती है, जैसे कि उच्च स्तर की कर्तव्यनिष्ठा और मनोरोगी वाले व्यक्तियों में क्या होती है कि अकेलेपन जो होता है उस काफ़ी अधिक बढ़ जाता है। प्रौद्योगिकी और सोशल मीडिया के प्रभाव तो लत लगा के आम लोगों से बातचीत कम कर रही है, जिसके कारण कि अलगाव की समस्या बढ़ रही है। काम की समय में कमी हो रही है, ठीक है, काम अधिक करने, आराम कम करने का जो है सीमित समय का होने के कारण क्या होता है कि एकांत में रहना पसंद करने लगते हैं। अलगाव की समस्या होती है। पेशेवर विफलताएं होती हैं, दूसरों से तुलना करेंगे, निरंतर मूल्यांकन करेंगे और विफलता लगातार होगी, तो इसमें क्या होगा कि अकेलेपन कमी आएगी, आत्मसम्मान में कमी आएगी। अधिक आयु के वयस्कों द्वारा सामना करने वाली जो चुनौतियाँ क्या हैं, ये भी समस्याएँ हैं। ठीक है, तो ये सारी समस्याएं, सामाजिक बहिष्कार है, जैसे जेंडर, नस्ल, ये क्या है कि जो सामाजिक अलगाव और अकेलापन को यहाँ पे जो है बढ़ा रहा है। ठीक, सामाजिक अलगाव होता क्या है कि अकेलापन, दोनों अलग बात हैं। सामाजिक अलगाव यह होता है कि इसका जो अन्य व्यक्तियों के साथ संबंधों का अभाव हो और बहुत न के बराबर सामाजिक समर्थन या संपर्क हो। ठीक है, ये होगा सामाजिक अलगाव। अकेलापन ये होगा कि जो अकेला रहने, दूसरों से अलग होने की भावना होती है। ठीक है, व्यक्ति के संपर्क के वास्तविक और वांछित स्तर के बीच में अंतर दर्शाता है। ठीक है, मतलब बहुत सारे मित्र वाला जो व्यक्ति होगा वो भी अकेलापन महसूस कर सकता है। अकेलापन एक शॉर्ट कॉन्सेप्ट है, और सामाजिक अलगाव मतलब यह है कि किसी भी व्यक्ति के साथ संपर्क न के बराबर हो और सामाजिक संपर्क भी ना हो, तो ये क्या होगा, आपका सामाजिक अलगाव की स्थिति होगी। तो सामाजिक अलगाव और अकेलेपन का प्रभाव क्या होगा, देखिए कि स्वास्थ्य जोखिम है, यहाँ पे डिमेंशिया खतरा बढ़ जाएगा, हृदय रोग का खतरा बढ़ेगा, स्ट्रोक का खतरा बढ़ेगा, और स्वास्थ्य के वाले जो मतलब कि बहुत सारे अनहेल्दी आदतें आ जाएंगी, जैसे कि मादक पदार्थों का सेवन, नींद की खराब गुणवत्ता, थकान, चिड़चिड़ापन, ध्यान में कमी, प्रोडक्टिविटी लो हो जाएगी, और सामयिक मृत्यु का खतरा बढ़ जाएगा। खराब आर्थिक परिणाम होगा, अलगाव की भावना से समर्थन की कमी आएगी, शिक्षा पे प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, ये सारी समस्याएं आएंगी। तो हमें ऐसे में करना क्या चाहिए, तो हमें जो है आगे की राह में सामाजिक स्तर पे क्या, सामुदायिक स्तर पे क्या करना चाहिए, ऐसे परिवेश का निर्माण करें जो क्या हो, सुरक्षित हो, लागत प्रभावी, भौतिक और संरचना की पहुंच की गारंटी देने के लिए डिजाइन किया गया हो। ठीक है, सामाजिक कार्यों और संतुष्टि वाली गतिविधियों में भागीदारी प्रोत्साहित करना है। ठीक, जैसे वृद्धाश्रम में, अनाथ आश्रम में, गैर सरकारी संगठनों इत्यादि में। कुछ लोगों को क्या है, अकेलेपन की समस्याओं के लिए गैर पारिवारिक अंतर पीढ़ीगत सहायता कार्यक्रम शुरू करना चाहिए। व्यक्तिगत स्तर पे हमें जो है माइंडफुलनेस और मेडिटेशन कार्यक्रम अपनाना चाहिए। जो सार्थक संबंध है उसको बढ़ाना चाहिए। अकेलेपन से निपटने के लिए सहायता प्रणाली निर्माण करें। सामाजिक स्तर पर होना चाहिए, शैक्षिक अभियान शुरू करना चाहिए स्वास्थ्य संबंधी दुष्प्रभावों से निपटने के लिए। सरकारी नीतियों का समर्थन करना चाहिए। कार्यक्रम के विकास, कार्यान्वयन और मूल्यांकन में सहायता करनी चाहिए। तो ये सारे काम हैं, बहुत कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। जो बात ये है, ये मेंस के लिए हो सकता है। तो सामाजिक अलगाव को समझिए, दो शब्दावली को, और यहाँ समझिए कि WHO ने इसको शुरू किया है। WHO कमीशन ऑन सोशल कनेक्शन पे जो है ये बात यहाँ पे आ गई। सोशल कनेक्शन क्या होता है कि सामाजिक संबंध व्यक्तियों के बीच में जो भी होता है, मेल मिलाप, आपसी संबंध, सामाजिक भूमिका, व्यक्ति समुदाय आपसी जुड़ाव होता है, ये सारी भावनाएं इसमें शामिल होती हैं। यानी कि कोई व्यक्ति किस हद तक सामाजिक रूप से जुड़ा है, यह निर्भर करता है किस तरह पे, उसके संरचना पे, कार्य पे और गुण पे। संरचना में क्या है कि जो सामाजिक संरचना संबंधों के विधिवत लोगों से मिलने के जैसे कि परिवार का आकार, मित्र मंडली का आकार, वैवाहिक पार्टनरशिप, ये सारी क्या होती है, संरचनाएं होती हैं। इसके कारण जो मिलने की प्रवृत्ति होती है वो भी डिसाइड होती है। कार्य से भी जो है कई सारे जो है सामाजिक जो सद्भाव या कनेक्शन हमें पता चले, जैसे कि भावनात्मक सहयोग हो, मार्गदर्शन हो, संकट समय में सहयोग हो। गुण क्या है, गुण ये भी है संबंधों में संतुष्टि हो, जो है संबंधों में तनाव ना हो। ठीक है, और क्या है, सामाजिक समावेशन या बहिष्करण, ये भी प्रभावित करता है गुणों को। ठीक है, तो इससे भी जो है हमारा सोशल कनेक्शन प्रभावित होता है। ठीक, तो हमने ये देख लिया सोशल कनेक्शन, जो अधिक परस्पर जुड़े वाले समुदायों को कौन कौन से लाभ होते हैं। तो बेहतर जो हेल्थ आउटकम्स आते हैं, सामुदायिक हिंसा यहाँ पे कम होगी, आर्थिक समृद्धि आएगी। ठीक है, बेहतर नागरिक सहभागिता बढ़ेगी, प्रतिनिधिक सरकार बनेंगे, और प्राकृतिक विपदा से पहले तैयारी और उसके प्रति सहनशील होना, ये सारे जो है जुड़े हुए समुदायों से लाभ होता है। तो बहुत कुछ था नहीं, बस इसमें हमने इसलिए पढ़ा क्योंकि ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है लिखने के लिए। बाकी प्रीलिम्स के लिए दो इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। और ये क्या है, अकेलेपन और सामाजिक अलगाव की दो स्थितियाँ आप समझ लीजिएगा। पहला वाला आर्टिकल आपको पूरा देखना है, इसमें से थोड़ा सा देखना है प्रीलिम्स के लिए। ठीक, अब आता है शहरी बुनियादी ढांचे में जो सुगम्यता, एक्सेसिबिलिटी इन द अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो हाल ही में क्या हुआ, दिव्यांग जनों के लिए मुख्य आयुक्त के न्यायालय ने
जो दिव्यांगजन है, ठीक है, उस डिसेबिलिटीज़ वाले पर्सनस हैं, तो वहाँ पे कोर्ट ऑफ द चीफ कमिश्नर ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ ने कुछ ऐसे निर्णय दिए जो क्या है दिव्यांगजनों के प्रति जो समाज का दृष्टिकोण है उसको नया स्वरूप देने में महत्वपूर्ण साबित होगा। तो कौन कौन सा निर्णय दिया? तो न्यायालय ने आदेश दिया कि देश के सभी जो कार्यालय हैं वो क्या हो, दिव्यांगजनों के लिए सुलभ हो। कोई भी सरकारी कार्यालय क्या हो, दिव्यांगजनों के लिए सुलभ नहीं, तो उसे क्या है कि उसे भूतल या अन्य सुलभ स्थान पर उसको ट्रांसफर करें। और न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि देश में व्यापार कर रही सभी जो भारतीय विदेशी विमानन कंपनियां हैं उसको यह जिम्मेदारी है कि दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 को लागू करें। तो आप जानते हैं पहले ऑफिस ऑफ द चीफ कमिश्नर ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़ को पहले समझ लीजिए, इसकी स्थापना किसके तहत हुई थी? तो निःशक्त व्यक्ति जो अधिनियम है उसकी धारा 57 के तहत हुई है। यह इसी के तहत अब इस कानून की जगह क्या लाया गया है? दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 को लाया गया है। को किसके अधीन कार्य करता है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। ठीक, इसमें लिए एक मुख्य आयुक्त होगा, दो अन्य आयुक्त होंगे इस कार्यालय में। ये अर्ध न्यायिक प्रकृति के तौर पर काम करता है, यानी कि जो है अर्ध न्यायिक प्रकृति यानी सिविल प्रक्रिया, सिविल जो है राइट इसको प्राप्त होंगे, सिविल न्यायालय की शक्तियाँ होंगी। इसको क्या करता है? दिव्यांगजनों के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए जो धन का वितरण उसकी निगरानी करता है। ठीक, अधिकारों पर सोच करता है, किस पे? दिव्यांगजनों के अधिकारों पे, और बढ़ावा करता है, और दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के प्रावधानों को क्रियान्वयन भी करता है। ये जो है ऑफिस ऑफ द चीफ कमिश्नर ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटीज जो है, ठीक है, तो ये है। तो ऐसे में है कि जो सुगम या आसानी से पहुंच योग्य अवसंरचनाओं की आवश्यकता हमें क्यों पड़ रही है? क्योंकि कानूनी अधिकार को लागू करना है। जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 है वो करता क्या है? उसके तहत जो दिव्यांगजनों के लिए सुगमता के अधिकार को कानूनी अधिकार के रूप में सुनिश्चित किया गया है। ये बात आपको ध्यान देनी है। यूपीएससी यहीं पे आपको फंसा देगा। क्यों फंसाएगा? देखिए, जो यहाँ पे बात की गई है कि जो भी आप देखिए, पहले एक बात देखिए, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 इसके तहत क्या है कि जो दिव्यांगजन है उनको लिए सुगमता के अधिकार को कानूनी अधिकार बनाया गया है। यह यूपीएससी दे देगा कि जो एक्सेसिबिलिटी का कानून, एक्सेसिबिलिटी का जो कानून है, ठीक है, वो दिव्यांगजनों के लिए एक मूल अधिकार है। अब आप पक्का यहाँ पे गलत करके आएंगे, सोचेंगे कि इक्वलिटी बिफोर द लॉ होगा, हो सकता है एक्सेस होता है आर्टिकल 21 में निजता का आ जाए, पर्सनल, मतलब तमाम तरह के दिमाग लगाएंगे। पर यहाँ पर ध्यान देना आपको कानूनी अधिकार है, किसके तहत? जो है दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के तहत। ठीक है, तो यह 2011 की जनसंख्या के अनुसार क्या है कि 2.21% आबादी किसी न किसी रूप में दिव्यांगता पाई गई है। दिव्यांगताओं को शिक्षा प्रदान करने के भी अधिकार है, आजीविका के अवसर होना चाहिए। ठीक है, जरूरतमंद जो दिव्यांग उसको आजीविका और कौशल प्राप्त करने का अवसर हो। अलग अलग आवश्यकताएं हैं, जैसे कि क्या है कि दिव्यांगजनों की जो शारीरिक और संवेदनात्मक और मानसिक क्षमताओं को लेकर क्या है कि अलग अलग आवश्यकताएं होती हैं एक्सेसिबिलिटी को लेकर के। ठीक है, तो होना क्या चाहिए कि हमें अलग अलग जो है अनुकूल अवसंरचनाओं का विकास हो, जिससे क्या है कि विभिन्न कारकों, सुविधाओं, सेवाओं की आवश्यकता जो है उसकी पूर्ति हो सके। ठीक, जैसे उदाहरण के लिए क्या है कि अब दृष्टिबाधित लोगों के लिए क्या है, अलग अलग आवश्यकता होगी, उसके लिए अलग काम करना है। जो मतलब व्हील चेयर पे होगा उसको लिए अलग काम करना है। ठीक, जिसको दिख ही नहीं रहा होगा उसको अलग काम करना है। जिसके पास जो हैंडीकैप होगा ना, तमाम प्रकार की समस्याएं हैं। तो जिस तरह से जिसकी आवश्यकता है उसके अनुसार आप जो है यहाँ पे काम करना पड़ेगा। वन साइज फिट फॉर ऑल जो है ये वाली अप्रोच हटानी पड़ेगी। आर्थिक पहलू हमें देखना है कि दिव्यांगजनों को रोजगार के मुख्य धारा में शामिल करने के लिए इससे क्या होगा कि जीडीपी में 3 से 7% तक की वृद्धि होगी। तो हमें अगर उसकी अनदेखी करते हैं तो हमें $210 बिलियन से अधिक जो है क्षति हो सकती है। तो इसलिए हमें इससे कार्य करना है। सुगम और जो आसानी से पहुंच योग्य जो अवसंरचना है उसको स्थापित करने में कौन कौन सी चुनौतियाँ हैं और आगे की राह क्या है और पहले क्या है। तो देखते हैं, चुनौतियाँ ये हैं कि जो है कि सुगम भारत अभियान के तहत जो लक्ष्य था उसको अभी तक निर्धारित नहीं किया जा सका है। इंपॉर्टेंट बात ये है। चुनौतियां में सबसे बड़ा सुगम भारत अभियान जो है चलाया गया था दिव्यांगजनों के लिए, तो उसको अभी तक जो है लक्ष्य जो स्थापित करने की जो बात की गई थी वो भी अभी तक हासिल नहीं किया गया है। 2018 तक क्या है 25% बसों को दिव्यांगजनों का सुलभ बनाने का लक्ष्य दिया गया था। इस लक्ष्य की तुलना में 2022 तक, अब 2022 बीत चुका है, केवल 8% बसें ही जो है दिव्यांगजनों के अनुकूल बनाई गई हैं। 2018 में क्या 50% जो सरकारी भवनें थी वहाँ पे जो पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़ थे उनको सुलभ बनाने का लक्ष्य रखा गया था। तो इस लक्ष्य की तुलना में 2022 तक कितना है, केवल 48% ही जो है सरकारी भवनों को इसके अनुरूप बनाया गया है। निधि देख लीजिए, निधि क्या है, धन काफ़ी कम होता है आवंटित करने वाला जो उनकी आवश्यकताओं के लिए पूर्ति कर सके। बजट में आप देख लीजिए कि केवल कुल बजट में सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय केवल 1225 करोड़ रुपये आवंटित किए गए, जो कुल बजट का मात्र 0.027 था। तो ये भी समस्याएं हैं बजट की। और शिकायतों के निवारण की गति अत्यंत धीमी है। दिव्यांगजनों के बीच अपने अधिकारों को लेकर जागरूकता का भी अभाव है।
तो ये भी समस्याएं हैं। तो ऐसे में हमें करना क्या चाहिए कि जो न्यायपालिका प्राधिकरण है उसको प्रोफेशनल पैनल के साथ बैठ करके एक्सेसिबिलिटी प्रोफेशनल को लाना चाहिए। यह मॉडल भवन कानूनों, राष्ट्रीय भवन जो नेशनल बिल्डिंग कोड है उसमें भी लगना चाहिए। ठीक है, संसद द्वारा एक सुगमता नीति बनाना चाहिए, एक्सेसिबिलिटी कमेटी, जो क्या करे प्रत्येक पहलू पर दिव्यांगजनों के लिए सिफारिशें दे, अनुकूल सिफारिशें दे। ठीक है, भौतिक, डिजिटल और परिवहन की अवसंरचना में क्या है कि अभी सभी को जो है जो भी केंद्रीय खरीद होगी, राज्य स्तरीय खरीद होगी, उसमें क्या है नीतियों में सुगमता को मानदंड शामिल करें। एक्सेसिबिलिटी यानी किसके लिए एक्सेसिबिलिटी? दिव्यांगजनों के लिए। ठीक, यह सुनिश्चित करें कि जो सुगमता संबंधी जो लक्ष्य हैं वो पूरे हो रहे हों, आवश्यक धनराशि भी आवंटित हो। ठीक है, और यहाँ पे दिव्यांगजनों के लिए सिर्फ जो है आवागमन के लिए रैंप या लिफ्ट लगाना नहीं होता है, बल्कि ये है कि जो है कि उन्हें ऐसी व्यवस्था हो कि देखने, सुनने, सोचने हर तरह की क्षमता का ख्याल रखे, ताकि सरकारी स्थल पर कोई उन्हें दिक्कत ना हो। तो सरकार को ने कुछ जो है यहाँ पे पहले शुरू की हैं, यही इंपॉर्टेंट है सबसे मेन प्रीलिम्स के लिए। ये वाला वो तो सब मेंस के लिए कंटेंट था। तो इसमें प्रीलिम्स के लिए सुगम्य भारत अभियान, इसका उद्देश्य क्या था कि पूरे देश में दिव्यांगजनों के लिए बाधा रहित और अनुकूल भौतिक परिवेश का निर्माण हो। ठीक है, 3 क्षेत्र थे इसके, कौन कौन से? भवन की स्थिति या परिवहन क्षेत्रक और आईटीसी। ठीक है, आईटीसी इकोसिस्टम। जो शहरी और आवास मंत्रालय उसने 2017 में दिव्यांगजनों और वृद्धजनों के लिए बाधा रहित भवन के निर्माण के लिए क्या बोला, जो है सामंजस्यपूर्ण दिशा निर्देश और जो है स्थल संबंधी मानक जारी किए। ठीक, SIPDA यानी कि दिव्यांगजनों के अधिकारों के कानून की योजना अधिनियम में लाया गया था। यह जो है 2016 में, यह एक जो है कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसका यह मौजूदा इसका काम क्या है कि जो मौजूदा सरकारी भवनें हैं उसको जो है दिव्यांगजनों के लिए सुगम बनाए। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा सुगम भारत ऐप, ये इंपॉर्टेंट है एकदम, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, सुगम भारत है। इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि ये जो ऐप होता है वो दिव्यांगजन के किसी भी ऐसे भवन या इमारत की रिपोर्ट में, जो इमारत में प्रवेश कर पाएंगे, इमारत की रिपोर्ट कर पाएंगे जिसमें जो है प्रवेश करना बहुत कठिन हो। जैसे मान लीजिए कि कोई भी पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़ गया, ठीक है, डिसेबल पर्सन गया और उस भवन में नहीं पहुंच पा रहा है, यहाँ कुछ समस्याएं वहाँ आ रही हैं या कोई यहाँ पे सुविधा है ही नहीं है, तो सुगम भारत ऐप के जरिए वो रिपोर्ट कर पाएगा और वहाँ की स्थिति भी देख पाएगा। ठीक है, आईटीसी इकोसिस्टम में क्या है, यहाँ पे 603 सरकारी वेबसाइट को स्क्रीन रीडर जैसी सहायक तकनीकों से जरिए क्या है, जो दृष्टि बाधित लोग हैं उनके लिए भी जो है आसान बनाया गया है। तो ये भी बात है। तो ये सरकार का कुछ पहले थी, कुछ सूचनाएं थी, कुछ जो है ये देखना जरूरी था। तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जो पहल है। ठीक, अभी इसको देख लीजिए, ऑफिस ऑफ द चीफ कमिश्नर विथ पर्सन विथ डिसेबिलिटी, हमने देख लिया यहाँ पे अर्धन्यायिक प्रकृति है। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत इसको अपनाया गया है। ठीक, और बाकी चीज़ें तो हमने ऊपर बताई दी हैं। ठीक, तो ये आर्टिकल आज कंप्लीट होते हैं यहाँ से। यहाँ पे जो सोशल इश्यूज़ हैं लगभग कंप्लीट ही हो गया है। अब इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। जो ये वाला है नेशनल ड्राफ्ट मेंस्ट्रुअल हाइजीन पॉलिसी लाई गई है, इसको हम लोग देख लेंगे शाम वाले क्लास में। सोशल इश्यूज़ खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग साइंस एंड टेक पे कल से शुरू करेंगे। साइंस एंड टेक को 2 दिन में खत्म करके मैगजीन पूरी खत्म। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोज़ पर फीडबैक जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।